वेलकम टू एडियोलॉजी। और इस वीडियो के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट थर्ड। देखो पार्ट फर्स्ट और सेकंड हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट थर्ड में हम स्टार्ट करेंगे आपका लैक ऑपरेंट, ठीक है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे आपकी एचजीपी की एंड देन आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो एचजीपी जो है वो आपका मेगा प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसकी स्टडी अच्छे से करनी है, ठीक है। थोड़ी सी टफ चीज भी लगती है कोई कोई पार्ट आपका, और लैक ऑपरेंट की हमें स्टडी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोनों ही सेशन के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का पूरा लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में, तो उसे सबसे पहले चेकआउट कर लीजिएगा, तभी आपको यहाँ से समझ में आएगा, कंटिन्यू कर पाएंगे आप लैक ऑपरेंट के साथ। कॉन्सेप्ट देखो, ये जो ऑपरेन है, इस वर्ड का मतलब क्या है। ऑपरेन एक सिंगल पार्ट है आपके जेनेटिक मटेरियल का। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। तो ऑपरेन जेनेटिक मटेरियल का पार्ट है जो कि एक्ट करता है एक सिंगल यूनिट की तरीके से, और इस सिंगल यूनिट के पास चार चीजें होती है। एक सिंगल यूनिट के पास चार चीजें होती है। एक तो होता है आपका ऑपरेटर जो कि ऑपरेट करता है पूरे ही ऑपरेन को, ठीक। एक होता है आपका एक प्रमोटर जो कि प्रमोट करता है इस ऑपरेन को, और तीसरा होता है आपका रेगुलेटर जीन जो कि रेगुलेट करता है हर एक चीज को पूरे ऑपरेन के अंदर। और फिर होते हैं आपके एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन, एक भी हो सकता है और ज्यादा भी स्ट्रक्चरल जीन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बेसिक जो काम है स्ट्रक्चरल जीन का वो किसी चीज के लिए कोड करना है, ठीक। तो ये चीज ही करते हैं स्ट्रक्चरल जीन। तो एक प्रमोटर, एक ऑपरेटर, एक रेगुलेटर और एक या फिर एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन हमें एक ऑपरेन में देखने के लिए मिलते हैं। ऑपरेन एक ही तरीके का नहीं है विच इज लैक ऑपरेन। ऑपरेन दो तरीके का होता है। एक होता है आपका इंड्यूसिबल, यानी कि जो इंड्यूस करेगा आपका मैकेनिज्म, ठीक। और दूसरा होगा आपका जो रिप्रेस करेगा विच इज रिप्रेसिबल। ओके, सो इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल आपके जो सिलेबस में वो सिर्फ इंड्यूसिबल वाला है, उसमें भी सिर्फ लैक ऑपरेन, ठीक। इंड्यूसिबल कौन सा एग्जाम्पल है? इंड्यूसिबल ऑपरेन का विच इज लैक ऑपरेन, और लैक ऑपरेन ही आपके सिलेबस में है। जो दूसरा रिप्रेसिबल आपका जो ऑपरेन है उसका एग्जाम्पल है आपका ट्रिप्टोफान, ठीक। तो यहाँ पे ट्रिप्टोफान को हम बोलते हैं TRY ऑपरेन, जैसे कि हम यहाँ पे लैक्टोज ऑपरेन को बोल रहे हैं लैक ऑपरेन, तो ऐसे ही यहाँ पे जो ट्रिप्टोफान ऑपरेन को हम बोलते हैं TRY ट्राई ऑपरेन, ठीक। ऐसी ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है। अब सबसे पहले जो ऑपरेन दिया वो आपका जैकब और मोनार्ड ने दिया। फ्रांसिस जैकब एक बायोकेमिस्ट थे और इन्होंने दिया 1961 में अपना पूरा मैकेनिज्म ऑपरेन मॉडल का। और ये जितना भी चीजें थी ना वो बेस्ड थी आपकी इकोलाई के ऊपर। तो इकोलाई जो आपका बैक्टीरियम है इसके ऊपर अपना मॉडल दिया, ऑपरेन मॉडल, ठीक। और काफी इंटरेस्टिंग मॉडल था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आपका इकोलाई का पढ़ना। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सबसे पहले ऑपरेन कॉन्सेप्ट किसने दिया और किस ईयर में दिया। तो 1961 फॉर कॉम्पिटिटिव्स, और जैकब एंड मोनार्ड इन दोनों ने मिलके अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया ऑपरेन मॉडल में। अब यहाँ पे ऑपरेन मॉडल जो है आपका लैक ऑपरेन, यहाँ पे जो लैक है हम लैक्टोज के लिए डिफाइन कर रहे हैं, जैसे ट्रिप्टोफान को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे थे TRY, ऐसी जो एक्चुअल में इसका पूरा नाम है लैक ऑपरेन का विच इज लैक्टोज ऑपरेन। अब एक लैक ऑपरेन में क्या होता है? एक लैक ऑपरेन में आपको चार चीजें देखने के लिए मिलेंगी। एक आपको देखने के लिए मिलेगा प्रमोटर जीन, ओके। तो ये आपको एक प्रमोटर जीन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ये पूरी यूनिट हम इसे बोलते हैं प्रमोटर, ठीक। ये वाली जो आपको देखने के लिए मिल रही है, एक यूनिट देखने के लिए मिलेगी आपको रेगुलेटर की, और एक मिलेगी आपको ऑपरेटर की, और क्या मिलेंगे आपको? स्ट्रक्चरल जीन। तो यहाँ पे जो आपको देखने के लिए मिल रहा है डायग्राम में विच इज पिपोजिया, तो P जो है आपका एक प्रमोटर जीन है, ओके। यहाँ पे PIP ये तीनों मिला के आपका एक प्रमोटर जीन बनाता है। ये तीनों मिला के एक प्रमोटर जीन है, ठीक। फिर इसके बाद ये जो O है, O से यहाँ पे है ऑपरेटर, ये वाला जो O वाला पार्ट है इट इज ऑपरेटर। फिर Z Y A ये आपकी स्ट्रक्चरल जीन्स है। स्ट्रक्चरल जीन्स मतलब कोई चीज के लिए वो कोड करेंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका जो प्रमोटर रीजन है, यहाँ रेगुलेटर सबसे पहले रेगुलेट करता है कंडीशन को, ठीक है। यहाँ पे रेगुलेटर रेगुलेट करता है। अब यहाँ पे जो आई जीन है ये क्या करेगी? आपका रिप्रेसिबल mRNA बनाएगी। क्या बनाएगी? रिप्रेसिबल mRNA, ठीक। mRNA बना, इससे प्रोटीन बनेगी और ये रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी। ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगी? यहाँ से जाएगी और यहाँ बाउंड हो जाएगी ऑपरेटर रीजन पे। ये ऑपरेटर रीजन में कम बाउंड हो रही है जब यहाँ पे
प्रेजेंस नहीं है इंड्यूसर की। इंड्यूसर कौन है आपका? लैक्टोज। मतलब सेल के अंदर डीएनए के पास, जब जेनेटिक मटेरियल के पास, सेल के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, राइट? तो जब सेल के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, लैक्टोज की एब्सेंस है, उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका प्रमोटर जीन, आई जीन, आपका रिप्रेसर एमआरएनए बना रहा है, ये रिप्रेसर एमआरएनए की प्रोटीन बनेगी और प्रोटीन जाके बाइंड अप हो जाएगी आपके ऑपरेटर रीजन से, तो यहाँ पे ऑपरेटर वर्क नहीं कर पाएगा, ओके। और स्ट्रक्चरल जीन ऐसे की ऐसी ही रहेंगी, कुछ चीज के लिए कोड नहीं करेंगी इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, विच इज अगर सेल के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे जो रिप्रेसर है बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट द आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपरेंड। तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन करता है आपका एंजाइम विच इज आरएनए पॉलीमरेज को प्रिवेंट करेगा, क्योंकि वो ऑपरेटर रीजन पे जो आपकी रिप्रेसर प्रोटीन है वो बाइंड अप हो चुकी है, तो यहाँ पे जो ट्रांसक्राइबिंग होगी स्ट्रक्चरल जीन्स की वो स्टॉप हो जाएगी। तो एग्जैक्टली स्ट्रक्चरल जीन की ट्रांसक्राइबिंग कब होगी? जब आपका सेल के पास प्रेजेंट हो जाए क्या? इंड्यूसर मतलब लैक्टोज। यहाँ पे इस पूरे ऑपरेंड में हम इंड्यूसर किसे बोल रहे हैं? लैक्टोज को। तो जैसे ही आपकी सेल के पास इंड्यूसर आएगा तो कंडीशन आपको ऑपरेंड में कुछ और दिखने के लिए मिलेगी, जैसे कि हमारी ये वाली यूनिट विच इज पिपोजिया, पी आपका रेगुलेटर है और PIP आपका प्रमोटर जीन है, O आपका ऑपरेटर है और ये आपकी तीन मिला के ZYA। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि आपका लैक ऑपरेंड में स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन सी है, तो तीन जीन है ZYA। प्रमोटर कौन सी है? PIP, ओके। और ऑपरेटर कौन सा है आपका? O। और P वाला जो है फर्स्ट जीन विच इज अ रेगुलेटर। अब यहाँ पे क्या होगा? सेल के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट हो गया है, तो सेल के पास लैक्टोज आ गया है पहले से ही, तो अब क्या होगा? आई जो है वो आपका क्या करेगा? अपना एक्सप्रेस करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा और रिप्रेसर एमआरएनए का फॉर्मेशन करेगा। रिप्रेसर एमआरएनए जब बन जाएगा तो उससे बनेगा रिप्रेसर प्रोटीन, और रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पे बन के तैयार है। अब क्योंकि सेल के पास इंड्यूसर है, यानी कि सेल के पास प्रेजेंट है लैक्टोज, तो इंड्यूसर बाइंड कर जाएगा रिप्रेसर प्रोटीन से, जो कि रिप्रेसर प्रोटीन मतलब रिप्रेस कर देगी आपके फंक्शन को, रोक देगी फंक्शन को, स्टॉप कर देगी, तो उससे जाके बाइंड अप कर जाएगा और उसे इनएक्टिव कर देगा। इनएक्टिव कर देगा मतलब अब वो वर्क नहीं करेगी, उसे इनएक्टिव कर दिया है लैक्टोज ने। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लैक्टोज को इंड्यूसर मान रहे हैं क्योंकि ये लैक ऑपरेंड है, तो जो भी जिस चीज का भी ऑपरेंड होगा उसे हम यहाँ उस कंडीशन में इंड्यूसर मानेंगे। लेकिन अभी लैक ऑपरेंड ही हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इंड्यूसर किसे मानेंगे? लैक ऑपरेंड, लैक्टोज को, ठीक। अब यहाँ पे जो आपकी स्ट्रक्चरल जीन है ZYA आपको देखने के लिए मिलेंगी और ऑपरेटर रीजन यहाँ पे फ्री है, मतलब ऑपरेटर रीजन पे अब कोई भी रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड अप नहीं हुई, तो किसी ने भी ऑपरेटर रीजन का फंक्शन नहीं रोका, तब ऑपरेटर रीजन जो है वो कंट्रोल कर सकती है आपकी स्ट्रक्चरल जीन्स को, तो तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स को वो कंट्रोल करेगी ZYA को, और ZYA से क्या होगा? इनका ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या होती है? डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, और ये ZYA जो आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं इनसे क्या होगा? आपका ट्रांसक्रिप्शन होके आपका लैक एमआरएनए बनेगा विच इज लैक्टोज एमआरएनए। अब यहाँ पे जो लैक्टोज एमआरएनए है, लाइक इसका Z वाला जो पार्ट है वो कोड करेगा आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज। किसके लिए? बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है। जो Y वाला पार्ट है वो आपका परमीएज जो है, आपका एंजाइम आप बोल सकते हो, क्योंकि हर किसी के आगे आपको एज दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे एज वाली चीज हमें ये बता रही है कि ये एक एंजाइम है, ठीक। सेम एज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ट्रांस एसिटाइलेज, जो कि आपका ए वाली स्ट्रक्चरल जीन कोड करेगी। तो तीन चीजें हो गई, एक तो हो गया आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज जो कि आपका Z ने कोड किया, Y ने कोड किया परमीएज, और आपका ट्रांस एसिटाइलेज जो कि आपका A ने कोड करा। अब यहाँ पे जो हम लैक्टोज को ना एलो लैक्टोज भी बोल देते हैं, क्योंकि NCERT में लिखा है, इसलिए मैंने आपको एक और चीज बता दी, एलो लैक्टोज, ठीक है। तो एक तो हम इसे लैक्टोज बोलते हैं, यूजुअली कॉमन वर्ड है लैक्टोज, लैक ऑपरेंड, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा
एलोलैक्टोज, तो ये वाली चीज हमें देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे ये जो एंजाइम है ना बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये क्या करती है, यहाँ पे लैक्टोज को ब्रेक करती है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, तो ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में ये ब्रेक कर देती है, ठीक। फिर यहाँ पे जो आपका परमीएज है, ये सेल की परमिएबिलिटी बढ़ाती है, क्या बढ़ाती है, सेल की परमिएबिलिटी। जो परमिएबिलिटी क्या होती है, लाइक इजिली सेल के अंदर कोई चीज आ जाएगी, ठीक है, सेल का ट्रांसफर होना, ये सारी चीजें ये देखती है। फिर आप ये जो आपका रिप्रेसर प्रोटीन के थ्रू बाइंड अप हो रहा था ऑपरेटर रीजन पे इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इसे हम बोलते हैं नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ ऑपरेंट। ओके, तो नेक्स्ट वन इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि एचजीपी। अब ये जो एचजीपी है, ये आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट, क्योंकि इसे कंप्लीट होने में लाइक 13 इयर्स लगे हैं और इसमें बहुत सारी कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन है। प्लस ये जो प्रोजेक्ट है वो आपका 2003 में कंप्लीट हुआ, लाइक पूरा अच्छी तरीके से 2003 में। और जो मेन एम्स थे इसके वो क्या था इसका, लाइक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो मेन एम था वो ये था कि ये आइडेंटिफाई कर ले सारे ही ह्यूमन के डीएनए के अंदर के जीन्स। तो ह्यूमन के डीएनए में बहुत सारे जीन्स मिलते हैं, ठीक है, उन सबको आइडेंटिफाई करना इसका मेन एम था। डिटरमाइन कर सके ये 3 बिलियन बेस पेयर जो कि आपके ह्यूमन के डीएनए में मिल रहे हैं उनका सीक्वेंस, तो सीक्वेंस अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सके, डिटरमाइन कर सके, ये इनका मेन एम था। फिर कैसे स्टोर करा जाएगा इन सारी इंफॉर्मेशन को अपने डाटाबेस में, ये हम इम्प्रूव कर सकें टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, और बेहतर तरीके से हम फिर समझ पाएंगे डीएनए को कैसे एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में आपकी इंडस्ट्री के ट्रांसफर करनी है सारी इंफॉर्मेशन, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इस चीज को भी हम यहाँ पे बहुत ध्यान देंगे, लाइक बहुत मेन एम था आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। हम जो इथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज इस प्रोजेक्ट के थ्रू अराइज हुए उन्हें एड्रेस कर सके, ये सारे मेन एम्स थे आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। इस ह्यूमन के अंदर आपको 3 × 10⁹ बेस पेयर देखने के लिए मिलता है इन डिप्लॉयड कंडीशन, सिर्फ एक ह्यूमन के अंदर, ठीक है। ये पूरा लाइक है यहाँ पे अप्रोक्स में लिख रखा है एनसीईआरटी में, और एक डिप्लॉयड कंडीशन में 3 × 10⁹ बेस पेयर आपको देखने के लिए मिलता है एक ह्यूमन के अंदर। तो हम क्या करें, हैप्लॉइड वाले कंडीशन को मान के चलें 3 × 10⁹ जस्ट अप्रोक्स। तो यहाँ पे अगर हमें ये सारी ही चीजें एक बुक में अगर हम टाइप करते हैं, सिंपल जो हमारी नोटबुक होती है या फिर कुछ ऐसी बुक्स में हम टाइप करते हैं हर एक चीज का सीक्वेंस, तो हमें क्या चाहिए होगा, एक ऐसी बुक जिसके अंदर उसके एक पेज पे हम 1000 लेटर्स लिखें और वो बुक कंटेन करती होगी 1000 पेजेस। ओके, तो एक ऐसी बुक जिसके अंदर 1000 पेजेस है और उसमें लाइक आपका हर एक पेज पे हम 1000 लेटर्स को लिखें, तो ऐसी कंडीशन में हमें 3300 बुक्स ऐसी चाहिए होंगी जो कि सिर्फ एक सिंगल ह्यूमन सेल का डीएनए का सीक्वेंस कंटेन कर पाए। तो इतनी सारी बुक्स को स्टोर कर पाना, एनालाइज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो मेन एम था आपका एचजीपी का वो ये था कि हम कैसे एनालाइज कर सकें डाटा को और डाटाबेस को कैसे स्टोर कर सकें, और जो ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि एक सेशन से दूसरे सेक्टर में आपका पूरा ही जाना है, मटेरियल पूरा रिलेटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है, तो यहाँ पे वो वाली चीज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस चीज पे भी ध्यान दें। तो यहाँ पे एचजीपी वाज एसोसिएटेड विद न्यू बायोलॉजी ब्रांच विच इज कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब यहाँ से जब इतनी सी चीजें प्रॉब्लम आएंगी तो ऑब्वियसली एचजीपी ने एक बहुत बड़ी ब्रांच खोली बायोलॉजी की विच इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है, ये एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जहाँ पे हम बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस में स्टोर करते हैं और उसका एनालिसिस और उसका पूरा मटेरियल को अच्छी तरीके से हम कंट्रोल कर पाते हैं। तो इस ब्रांच को हम बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स यहाँ पे एचजीपी की वजह से ही आई है, ठीक है। तो एचजीपी में इसका काफी रोल है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, और यहाँ पे एनसीईआरटी में आपकी डेफिनेशन नहीं दे रखी, सिर्फ आपकी एक वर्ड है व्हाट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, की बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो ब्रांच है वो आपका एचजीपी लेके आई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है, एग्जाम्स में भी आती है आपके, तो ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे ये 13 ईयर प्रोजेक्ट था आपका एचजीपी। अब इस 13 ईयर प्रोजेक्ट में सिर्फ आपका एक कंट्री का कंट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ पे ये जो 13 ईयर का प्रोजेक्ट है ये आपकी यूएस डिपार्टमेंट ने चलाया ऑफ एनर्जी ने,
एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, इन दोनों ने मिलके एचजीपी को चलाया और ये कंप्लीट हुआ 2003 में। लेकिन जो आपका एक एक्सेप्शन था यहाँ पे, जो क्रोमोसोम नंबर 1 था वो काफी बड़ा था, ठीक है, तो उसकी सीक्वेंसिंग में काफी ज्यादा टाइम लगा। तो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था 2003 में, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि वो उसका सीक्वेंसिंग करने में काफी ज्यादा टाइम जा रहा था। तो क्रोमोसोम नंबर 1 का जो सीक्वेंसिंग है वो पूरा कंप्लीट हुआ आपका मई 2006 में। मई 2006 में आपका पूरा जो क्रोमोसोम नंबर 1 का जो आपका सीक्वेंस था डीएनए का, जीन्स का, वो सारी चीजें कंप्लीट हुई इन मई 2006। हाउएवर पूरा आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये आपका 2003 में ही कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मेजर पार्टनर्स कौन कौन से थे, तो यहाँ पे एक वेलकम ट्रस्ट थी यूके की, जिसने अपना बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन, अपने फंड्स दिए आपके पूरे ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, जिससे कि आपका प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से चलता रहे। इसके साथ साथ अदर कंट्रीज ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, अपने फंड्स दिए हैं, विच इज जापान, फ्रांस, चाइना, इंडिया एंड जर्मनी। तो मेनली इन पांचों कंपनी का बहुत ज्यादा रोल है क्योंकि एनसीईआरटी में इन पांचों का नाम मेंशन है। तो यहाँ पे इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन है। मेन इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए ये है कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन है आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, इसीलिए हम ये चीज पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू हमने कौन कौन से चीजों के हमने पूरा सीक्वेंसिंग करी, विच इज 5 चीजों की हमने देखी। सबसे पहले तो एक हमारा जो आपका ह्यूमन है उसकी हमने स्टडी करी। तो ह्यूमन की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट था और यहाँ से भी बहुत सारी चीजें पता चली, राइट। तो ह्यूमंस की हमने देखी, ठीक, एक ह्यूमन की। फिर हमने राइस की, जो आपका राइस प्लांट होता है, ठीक है, एरोब्डियसिस हमने देखा। फिर यहाँ पे आपका ड्रोसोफिला की स्टडी करी, ड्रोसोफिला जो आपकी फ्रूट फ्लाई है, ठीक है। फिर आपका किनोर हैबिटेटिस एलिगेंस, इसकी हमने स्टडी करी। तो हर चीज को हमने देखा। इन पांचों मॉडल की स्टडी करी हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की मेथोलॉजीज क्या थी, तो यहाँ पे 2 मेजर अप्रोच थी इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, इस पूरे ही मेथड की। 2 अप्रोचेस क्या थी, एक था आपका EST सॉरी, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना उस डीएनए के पार्ट को जो कि एक्सप्रेस करता है आपका आरएनए को। मतलब यहाँ पे देखो, पूरा ही डीएनए आपका आरएनए में कन्वर्ट नहीं हो पाता, कुछ एक सीक्वेंस आपका कन्वर्ट होता है आरएनए में। मतलब एक डीएनए 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, उसमें से भी कुछ पार्ट आपका आरएनए में कन्वर्ट होता है। तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ESTS, यानी कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, इन्हें आइडेंटिफाई करना और इनके हर एक जीन का फंक्शन फाइंड आउट करना। ये आपका मेन मेथोलॉजीज थी आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। दूसरी चीज है आपकी सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन क्या है, द ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन ऑल द कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। अब एक जीनोम के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं कोडिंग सीक्वेंस भी, नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी। तो यहाँ पे सीक्वेंस एनोटेशन का जो मेन सेट था कि कौन सी चीज कोडिंग है और कौन सी चीज नॉन कोडिंग सीक्वेंस में आती है। मतलब कौन से ऐसे जीन है एक सेट ऑफ जीनोम के अंदर, मतलब यहाँ पे एक सेट ऑफ सेल के अंदर, मतलब एक हैप्लॉइड सेल के अंदर, ठीक, कौन सी चीज आपको कोड करने के लिए मिल रही है और कौन सी चीज नॉन कोडिंग है। हर एक चीज का फंक्शन भी पता होना चाहिए ना। फिर कोडिंग चीज हमें पता चल गई, अच्छा ये चीज कोड करिए, तो इसका हम फंक्शन बहुत अच्छी तरीके से पता लगा पाएंगे। तो अगर हमें ये सारी सीक्वेंसिंग कैसे करते थे, जो टोटल डीएनए है फ्रॉम इस सेल, हम उसे अलग कर लेते, आइसोलेट कर लेते थे और उसे कन्वर्ट कर देते कुछ फ्रेगमेंट्स में। फ्रेगमेंट्स ऐसे बहुत छोटे साइज में, ताकि हम उनकी स्टडी बहुत अच्छे से कर पाए। जितना छोटा होगा तो उसकी स्टडी हम और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। फिर क्या होता था, उसकी छोटे कर देते थे उन साइज को, फ्रेगमेंट्स में कट कर देते थे और फिर उन्हें क्लोन करते थे एक सूटेबल होस्ट के अंदर। क्लोन कैसे करते हैं एक सूटेबल होस्ट के अंदर, ये क्या करेंगे, ये पूरी अच्छी तरीके से, ये जो आपकी चीज है ना, ये हम बायोटेक के अंदर पढ़ते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी जो आपकी यूनिट है उसके अंदर ये वाली चीज हमें देखने के लिए मिलेंगी कि कैसे क्लोनिंग होती है आपकी पूरे ही डीएनए की, ठीक है। तो ये चीज हम वहां पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली बायोटेक में कैसे हम क्लोन देखने के लिए मिलते हैं। हाउएवर अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि आपका बहुत बड़ा डीएनए था, उसके हमने छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स कर दिए डिफरेंट साइजेस के, ठीक है। और इन साइजेस को हमने एक ऑर्गेनिज्म के अंदर भेजा और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हम इसकी स्टडी कर रहे हैं कि ये छोटे छोटे आपके जो फ्रेगमेंट्स है वो कैसे वर्क कर रहे हैं। तो ये वाली चीज हम देखते हैं
ये पूरा HGP में इसके थ्रू हमने ये वाली चीजें स्टडी करी। अब ये जो क्लोनिंग है, जिनकी हम सबसे ज्यादा क्लोनिंग जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर करवा रहे हैं वो कौन से आपके बैक्टीरिया है और आपकी यीस्ट सेल है। तो दो चीजें आपको देखने के लिए मिल रही है, या तो बैक्टीरिया को हम यूज कर रहे हैं एज अ वैक्टर, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म में, जिस ऑर्गेनिज्म में भेज रहे हैं, या तो वो यीस्ट है या फिर क्या है आपका बैक्टीरिया। तो ये चीजें आपको देखने के लिए मिल रही है। तो अगर बैक्टीरिया के अंदर भेज रहे हैं तो उसे हम बोल रहे हैं बैक, विच इज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक। और अगर हम किसके अंदर भेज रहे हैं, यैक के अंदर, तो इसे हम बोल रहे हैं यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है बैक और यैक। इसकी बस फुल फॉर्म बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, बैक और यैक की, विच इज यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक की है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो बहुत टफ आपकी फुल फॉर्म नहीं है यहाँ पे। अब ये जो फ्रेगमेंट सीक्वेंस है, इसे हम लाइक जो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस है, ये आपका किस मेथड पे वर्क करता है। तो ये सारी चीजें ना किस मेथड पे वर्क करती है, वो है आपका फ्रेडरिक सैंगर। देखो सैंगर किसी किसी का सरनेम भी होता है, ऐसे फ्रेडरिक सैंगर जो आपके साइंटिस्ट है जिन्होंने अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग डेवलप करी थी। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग में। तो जितना भी हम ये वर्क कर रहे हैं ना आपके फ्रेगमेंट्स पे, ये बेस्ड किस पे, ये आपके बेस्ड है फ्रेडरिक सैंगर के वर्क पे, विच इज अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग जो इन्होंने दी उसके वर्क पे बेस्ड है पूरा ही आपका ये फॉर्मेटिंग ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर कैसे हम कर रहे हैं। तो फ्रेडरिक सैंगर ने जो अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग दी उसी को हम देख के यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ साइलेंट फीचर्स रहते हैं आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं, देखो यहाँ पे एक जीनोम के अंदर आपको 3164.7 मिलियन आपका न्यूक्लियोटाइड बेसिस देखने के लिए मिलते हैं। अब इन हर चीज की स्टडी करना ये साइलेंट फीचर है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। एक ह्यूमन जीन में लाइक एन एवरेज आपका 3000 बेसिस होते हैं, बट यहाँ पे उनका साइज वेरी करता है। मे बी कोई जीन बहुत बड़ा होगा, ओके, जैसे कि आप ट्रायोफिन जो होता है आपका, उसके अंदर लाइक 2.4 मिलियन बेसिस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हम हर एक चीज का साइज नहीं बता सकते, लेकिन हर एक चीज का साइज यहाँ पे वैरी करता है। कुछ जीन का साइज आपको बड़ा देखने के लिए मिलेगा, कुछ जीन का साइज आपको छोटा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर लाइक टोटल नंबर ऑफ जीन जो कि हमने एस्टिमेट करे इट इज 30,000, ठीक है। तो यहाँ पे 30,000 जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, हाउएवर ये बहुत कम है प्रीवियस एस्टिमेट से। प्रीवियस एस्टिमेट्स हमने कितने लगाए थे कि एक लाइक टोटल नंबर ऑफ जीन ह्यूमंस के अंदर वो कितने हैं, 80,000 to 1,40,000 जीन्स, ये हमने अप्रोक्सीमेट लगाया था। लेकिन अब हमारा ये कहना है लाइक टोटल नंबर ऑफ जीन वो कितना है, 30,000। और यहाँ पे लाइक ऑलमोस्ट 99.9% जितने भी बेसिस है ना ह्यूमंस के अंदर, लाइक हम सब में, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं, डिफर नहीं करते। तो अगर 99.9% सेम है तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, सिर्फ 0.1 का। तो हम जो लोगों में जो डिफरेंस होता है, जैसे हर एक ऑर्गेनिज्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म से, मतलब हर एक ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन में ही जो डिफरेंस है वो सिर्फ 0.1% का है। जैसे मुझ में और आप में सिर्फ 0.1% का डिफरेंस है। हाउएवर 99.9% बेसिस वो एग्जैक्टली सेम है, उसमें जरा सा भी चेंज नहीं है। तो यहाँ पे जो वेरिएशन कॉज कर रहा है ह्यूमन के अंदर, डिफरेंस कर रहा है ह्यूमन के अंदर, वो सिर्फ 0.1% बेसिस का है। हाउएवर हमें कितनी चीजें डिफरेंस देखने के लिए मिलती है, लेकिन ये जो डिफरेंस कॉज हो रहा है वो सिर्फ 0.1% की वजह से है, क्योंकि 99.9% बेसिस वो एग्जैक्टली सेम होते हैं ह्यूमंस के अंदर। अब यहाँ पे जो फंक्शंस हैं 50% जीन्स के, वो तो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुए हैं, वो अननोन है हमारे लिए। लेकिन 50% जीन के तो लाइक लेस देन 2% जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बोला कुछ कोडिंग है कुछ नॉन कोडिंग है, तो उसमें से भी जो हमें पता चल रहा है उसमें सिर्फ लेस देन 2% जीनोम जो है आपका पूरा जो जेनेटिक मटेरियल है वो कोड करता है प्रोटीन के लिए, सिर्फ 2% वाला पार्ट, ठीक। जो आपका रिपीटेटिव चीजें हमें बहुत देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि रिपीटेटिव सीक्वेंस आपके डीएनए के अंदर जो कि बहुत बार रिपीट होते हैं। यानी कि एक बार जैसे आपका AGTC आ गया तो हर बार आपका AGTC रिपीट होता जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंस, ओके। क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो रहा है आपका डीएनए के अंदर, 100 to 1000 टाइम्स आपको देखने के लिए मिलता है। क्रोमोसोम नंबर 1 में आपके जो जीन्स होते हैं वो होते हैं आपके 2968 जीन्स,
सबसे ज्यादा बड़ा जो आपका क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम नंबर 1 है। बहुत सारे जीन्स इसलिए आपको देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए इसकी सीक्वेंसिंग में टाइम लगा और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपका 2006 में कंप्लीट हुआ। जो आपका क्रोमोसोम नंबर वाई है, लाइक क्रोमोसोम वाई, ये ना आपका साइज में छोटा होता है। जो आपका वाई क्रोमोसोम होता है उससे भी छोटा होता है, कुछ इस तरीके का होता है शेप में। अब यहाँ पे इसके अंदर आपको फ्यूएस्ट जीन देखने के लिए मिलते हैं, इट इज 231 जीन, सिर्फ 231 आपको देखने के लिए मिलते हैं। हाउएवर क्रोमोसोम 1 में आपको सबसे ज्यादा जीन्स देखने के लिए मिलते हैं, इट इज 2968 जीन्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब ये SNPS विच इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये पी से आपका पॉलीमॉर्फिज्म है। देखो साइंटिस्ट ने क्या आइडेंटिफाई करा है, लाइक अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस आपका सिंगल बेस जीन्स की। तो यहाँ पे लाइक आपकी सिंगल बेस जीन्स होती है, डिफरेंस में आपको देखने के लिए मिलती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, SNPS विच इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। और ये ह्यूमन के अंदर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपको देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली ये SNPS क्या है, ये ऐसी जगह है आपके ह्यूमन DNA के अंदर जहाँ पे आपको क्रोमोसोम्स की लोकेशन मिल जाती है। लाइक यहाँ पे हम पता लगा सकते हैं कि अच्छा ह्यूमन को लाइक उसकी हिस्ट्री में कौन सी डिजीज थी और आगे जनरेशन में कौन सी डिजीज होने वाली है। ये सारी चीजें हम SNPS की स्टडी करके बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। जितनी भी डिजीज होने वाली है आगे फ्यूचर में जनरेशन में, और कितनी डिजीज आपकी हिस्ट्री में रह चुकी है, इन सारी चीजों को हम ट्रेस कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ SNPS, राइट। तो ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लाइक सबसे पहले हमने कौन से प्रोकैरियोट की स्टडी करी, कौन से यूकैरियोट की स्टडी करी। तो सबसे पहले प्रोकैरियोट की जिसकी हमने स्टडी करी, कंप्लीट करा उसका जीनोमिक सीक्वेंस स्टडी करने के बाद, वो था आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ओके, सो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी की स्टडी प्रोकैरियोट की हमने सबसे पहले करी। उसके बाद जो आपका यूकैरियोट है यहाँ पे जिसकी हमने स्टडी करी है, ये है आपका सैक्रोमाइसीस सेरेविसिई, जो कि आपका यीस्ट है, फंजाई है, ओके, जो कि आपको देखने के लिए मिलता है। तो फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म फंजाई आपका, इट इज सैक्रोमाइसीस सेरेविसिई, जो कि आपका यीस्ट है जिसकी हमने स्टडी करी। फिर आपका जो फर्स्ट प्लांट है विच इज एरोब्डियोसिस, जो कि आपका एक मस्टर्ड प्लांट आपको देखने के लिए मिलता है। और फर्स्ट एनिमल जिसकी हमने स्टडी करी, इट इज सिनोहैबिटाइटिस एलिगेंस, ये आपका एक नीमाटोड है जो कि आपको देखने के लिए मिलता है, नीमाटोड, राइट। तो ये चार चीजें जो कि हमने स्टडी करी, पहले प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, कौन सा प्लांट और कौन सा एनिमल, जिनका हमने जीनोमिक सीक्वेंस कंप्लीट करा। तो इन चारों के हमने अच्छे से कंप्लीट करा। हाउएवर राइस की भी हमने स्टडी करी है, प्लांट की, ह्यूमन की भी स्टडी करी है, लेकिन फर्स्ट प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, प्लांट और एनिमल्स यही है, ठीक। अब हम स्टार्ट करें आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सबसे पहले दिया आपका एलेक्स जाफरी ने। एलेक्स जाफरी ने क्या करा, आइडेंटिफाई करा, लाइक इन्होंने हर एक पर्सन का डीएनए लाइक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनका बताते हैं कि एग्जैक्टली किस जीन का क्या रोल है और क्या पर्सन क्या क्या डीएनए सीक्वेंस को कोड कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर देखने के लिए मिलती है। 99.9% बेसिस एग्जैक्टली सेम रहते हैं ह्यूमंस के अंदर। तो सिर्फ 0.1% जीन्स ऐसे हैं जो कि डिफरेंस कॉज कर रहे हैं और इन्हीं के थ्रू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमें देखने के लिए मिलेगी। अब किसी के भी डीएनए में, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो, उसके अंदर 99.9% लाइक बेसिस हम दोनों में सेम है। तो ये और कुछ चीजें क्या होती है जो बार बार रिपीट करती हैं डीएनए में, जैसे कि 100 to 1000 टाइम्स रिपीट करती हैं आपका वो डीएनए का सीक्वेंस, उसे हम बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। क्या बोलते हैं, रिपीटेटिव डीएनए। अब ये जो रिपीटेटिव डीएनए है ना, इसका हम क्या करेंगे, लाइक ये बहुत बल्क है आपका पूरे डीएनए में, क्योंकि 100 to 1000 टाइम रिपीट हो रहा है तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा पार्ट है आपके डीएनए का। तो इसे हम सेपरेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस हमने कहाँ पढ़ी थी, आपके मिसेल्सन और स्टेल के एक्सपेरिमेंट में, जहाँ पे हमने एक ट्यूब देखी थी, ठीक, वो सेंट्रीफ्यूगेशन की ट्यूब थी। हम सीजियम क्लोराइड के मीडियम में हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका सबसे नीचे वाली लाइट चेन्स थी, उसके ऊपर वाली इंटरमीडिएट चेन्स थी और सबसे ऊपर वाली आपकी हैवी चेन्स थी, जो कि आपको देखने के लिए मिल रही थी उस एक्सपेरिमेंट में, विच इज सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। अब यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे जो रिपीटेटिव डीएनए जो है आपको वो बहुत ज्यादा बल्क में देखने के लिए मिलेगा, तो उसे हम अलग कर देंगे, ठीक है। अब जो बहुत कम में देखने के लिए मिल रहा है, ये जो पूरा बल्क डीएनए है ना, आपकी मेजर पीक्स और आपकी स्मॉलर पीक्स बनाता है। पूरा जो डीएनए है वो आपकी कुछ बड़ी पीक्स बनाता है, कुछ छोटी पीक्स बनाता है, मेजर और जिसे हम स्मॉल बोलते हैं। तो मेजर वाला पार्ट जो है वो हमें नहीं पढ़ना,
हम हमारा जो फोकस है वो स्मॉल पीक्स पे है। उन स्मॉल पीक्स को हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हैं? स्मॉल पीक्स को हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। अभी सैटेलाइट डीएनए दो तरीके का होता है, एक होता है मिनी सैटेलाइट, एक होता है माइक्रो सैटेलाइट, डिपेंड करता है साइज पे, चेंज पे, ठीक। ये जो सैटेलाइट है डीएनए, ये आपका कोड नहीं करता किसी प्रोटीन के लिए, लेकिन बहुत बड़ा पार्ट बनाता है आपके ह्यूमन जीनोम का। ओके, स्मॉल पीक्स तो लग रही है लेकिन आपको, लेकिन एक बहुत बड़ा पार्ट बनाता है आपका ह्यूमन जीनोम का। और इससे ना हमें ये चीज पता लग जाती है, लाइक ये शो करता है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब यहाँ से हम इन चीजों की स्टडी करके, सैटेलाइट डीएनए की स्टडी करके आपको ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा पेरेंटल डिस्प्यूट है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे कि मदर कहती है ये इस फादर का आपका चाइल्ड है, ठीक, लेकिन फादर ये मानने को तैयार ही नहीं होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस हमें देखने के लिए मिलती है। तो उन कंडीशंस पे हम क्या करते हैं, इन सैटेलाइट डीएनए की स्टडी करते हैं उस चाइल्ड के अंदर, तो हमें पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली इसका फादर कौन है, ठीक। तो पेरेंटल डिस्प्यूट या फिर किसी का बच्चा खो गया है, ठीक, उसमें हम ये स्टडी कर सकते हैं। जो भी आपके क्रिमिनल केसेस होते हैं, जैसे कि आपका किसी का मर्डर हो गया, ठीक, या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं क्रिमिनल केसेस में, तो उन चीजों में हम स्टडी करते हैं आपका ये वाला पार्ट, सैटेलाइट डीएनए वाला पार्ट, और हम पता लगाते हैं एग्जैक्टली मर्डरर कौन है। ओके, जो कि आपका यूजुअली आपके क्राइम पेट्रोल्स और आपका सीआईडी वगैरह जो आपका टेलीविजन पे आता था पहले, ओके, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली अब आता है या नहीं, तो उन चीजों में जो क्राइम केसेस दिखाए जाते थे एग्जैक्टली सेम इन चीजों की हम स्टडी करते थे। जो फोरेंसिक्स में वो स्टडी करते हैं, मतलब सैटेलाइट डीएनए की हम स्टडी करते हैं, तब जाके हम पता लगाते हैं कि इसका डीएनए कैसा है। अगर ये बहुत छोटी प्रोसेस नहीं है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है, लैक्स लग जाते हैं इसमें, ओके, और बहुत कम टाइम पीरियड की नहीं है, काफी ज्यादा टाइम पीरियड इसकी स्टडी करने के लिए चाहिए होता है। उनके लाइक एग्जैक्टली उनकी जैसा नहीं कह रही हूँ, मैं जस्ट एक हिंट दे रही हूँ आपको कि क्राइम केसेस ऐसे केसेस, ओके। अब ये जो एलेक्स जैफरी ने है, इन्होंने पूरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को डिस्कवर करा, और उन्होंने बोला लाइक सैटेलाइट डीएनए आपका लाइक मिनी सैटेलाइट एज अ प्रोब माना। प्रोब मतलब इस लाइक उसका एक टेम्पलेट ले रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने बोला कि ये ना बहुत ज्यादा हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, और इसी को उन्होंने क्या बोला, VNTR। VNTR मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ओके। उन्होंने बोला ये वाली चीज ना बहुत ज्यादा, जो आपकी मिनी, स्पेशली जो आपकी मिनी वाली सैटेलाइट है ना, ये आपकी बहुत ज्यादा आपका पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है, और इसे हमने बोला VNTR, जो कि शो करता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ठीक। अब यहाँ पे इसका जो साइज है वो वैरी करता है आपका 0.1 से 20 किलो बेस तक। तो 0.1 भी हो सकता है इसका साइज, और 20 किलो बेस भी हो सकता है इसका साइज। उसका साइज वैरी करता है, एकदम फिक्स नहीं रहता, ठीक। तो यहाँ पे ये वाली चीज लाइक किसने बताई? आपकी एलेक्स जैफरी ने। अब यहाँ पे एक चीज और सुन लो कि टेक्निक्स क्या क्या रहती है आपकी पूरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो ये टेक्निक रहती है, सबसे पहले आइसोलेट करना है डीएनए को, ठीक है, डीएनए को अलग करेंगे जिसका आपको स्टडी करनी है। उसके बाद उसकी डाइजेशन करवाएंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, ये आपका एंजाइम है। और ये वाली जो चीज है ना, जो हम टेक्निक पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे आपके बायोटेक में। तो अगर आज ये समझ में भी नहीं आती है ना ये टेक्निक, एक बार बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना, ठीक है, मतलब पढ़ेंगे जब हम बायोटेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद ये वाली चीज पढ़ना, आप डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अलग कर देंगे आपका डीएनए को। उसके बाद एक एंजाइम होता है जो कि हम बोलते हैं जिसे मॉलिक्यूलर सिजर। मॉलिक्यूलर सिजर मतलब जो कि कटिंग करेगी। सिजर में तो आप ही नॉर्मल सिजर जो आपके घर में आपके सबके पास होती है, लेकिन एक मॉलिक्यूलर सिजर किसे बोलते हैं, जो कि कटिंग के लिए यूज करते हैं हम। यहाँ पे जो हम कटिंग के लिए यूज कर रहे हैं मॉलिक्यूल की, तो इसे बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर सिजर। तो डीएनए को हमने सबसे पहले आइसोलेट करा, अलग करा, फिर मॉलिक्यूलर सिजर से कट करा, फिर सिजर से कट करने के बाद छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो गए। इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को इनके साइजेस के अकॉर्डिंग अलग अलग करा बाय द प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने कहाँ पढ़ी है? केमिस्ट्री के अंदर, एनोड और कैथोड जो आपने देखा होगा वहां पे, ओके। सेपरेशन हमने करा डीएनए फ्रेगमेंट्स का, और इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हमने ट्रांसफर कर दिया नाइट्रोसेल्युलोजिक मीडियम में, ताकि हम इन्हें अच्छी तरीके से देख पाए। और फिर इनका हाइब्रिडाइजेशन करा यूजिंग रेडियो लेबल्ड VNTR प्रोब, ताकि हर एक चीज का पता चल पाए, अच्छा ये वाली चीज ये ऑर्गेनिज्म में जा रही है, ये ऐसा वर्क कर रही है। और फिर इनका डिटेक्शन करा, हाइब्रिडाइज करा डीएनए फ्रेगमेंट को बाय यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती है सिंपल टेक्निक में। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमने देखी, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे होती है, ठीक है, कौन कौन से आपके
फर्स्ट प्रोकैरियोट, यूकैरियोट आपको देखने के लिए मिलते हैं। एग्जैक्टली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, बहुत मेगा प्रोजेक्ट है, आपका 13 इयर्स इसे कंप्लीट होने में लगे हैं और 2006 में आपका क्रोमोसोम नंबर 1 कंप्लीट हुआ है इन May 2006। ओके, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। पार्ट 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आगे कंटिन्यू करने के लिए इस चैनल को फॉलो जरूर करिएगा। जितने भी आपके नोट्स अगर आपको सेपरेटली चाहिए तो नीचे टेलीग्राम आपका लिंक है, डेफिनेटली आप उस डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करिए, तो आपको वहां पे पूरे ही नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ PDF या फिर फाइल। ओके, सो आज का सेशन अच्छा लगा प्लीज इसे लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इसी तरीके के और भी सेशंस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।